अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स बेसिस। आज के टॉपिक में हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड बेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है विच इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vp इन v क्या है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। इस सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट वो कब होगा, इफ़ द वेक्टर इक्वेशन, ये हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन है c1 v1 प्लस c2 v2 अप टू सो ऑन cp vp इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है हैज़ ओनली द ट्रिवल सोल्यूशन c1 इज इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन cp इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है वेक्टर इक्वेशन, अगर ये जो है ट्रिवल सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करती है, यहाँ पर देखें तो हमारी जो ये सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे द सेट v1 अप टू सो ऑन vp इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ वन ये जो है इस इक्वेशन की बात हो रही है, इफ वन हैज़ अ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन देयर इज इफ देयर आर सम वेट c1 अप टू सो ऑन cp विल नॉट ऑल जीरोस। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इस इक्वेशन में बताया गया था कि यहाँ पर जो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 और इनके साथ जो स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आ जाता है और ये जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया जाता है ये एक ट्राइवल सोल्यूशन होता है, तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर इसके ऑपोजिट साइड, अगर हमारे पास ये इक्वेशन में से कोई c1 c2 c3 v1 v2 v3 मतलब कोई भी हमें वैल्यू मिल जाती है, इनमें से c1 v1 हो सकती है, c2 v2 हो सकती है, कोई एक भी वैल्यू मिल जाती है, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट रिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, लेट p1 t इज इक्वल टू 1, लेट p2 t इज इक्वल टू t एंड p3 t इज इक्वल टू 4 माइनस टी। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन आ रहा हो कि हमें दो जो है वो वेक्टर्स दिए गए हों या हमें जो है दो वैल्यूज़ दी गई हों, उससे हम जो है वो थर्ड वेक्टर जनरेट कर सकें, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, और जैसे हमने ये पीछे वीडियोस में भी देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ हो 1 और यहाँ पर हो 2 4 6 हो, यहाँ पर देखेंगे दो वेक्टर्स हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने सेकंड वेक्टर को, इस सेकंड वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो है वो फर्स्ट वेक्टर आ रहा है। एक ऑपरेशन अप्लाई करने से मैं अपना फर्स्ट वेक्टर जो है वो गेट कर सकती हूँ, और अगर इसी तरह फर्स्ट वेक्टर से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा सेकंड वेक्टर आ जाएगा। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है, इनके दरमियान रिलेशन है लीनियरली डिपेंडेंट रिलेशन। एग्जाम्पल नंबर 3 में इसी को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक डेफिनेशन है, हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, बेसिस की डेफिनेशन है। लेट H बी अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। H क्या है, हमारे पास सबस्पेस है वेक्टर स्पेस की, एंड इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर्स B इज इक्वल टू b1 b2 अप टू सो ऑन इन V इज अ बेसिस फॉर H। B इज जो है वो हमारे पास बेसिस फॉर H जो है, ये दो कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रही होंगी। B इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स। ओके, द सबस्पेस स्पैन्ड बाय B कंसाइड विद H, दैट इज हमारे पास जो सबस्पेस होगा जो वो किसके इक्वल होगा, स्पैन सेट के इक्वल होगा। स्पैन सेट हमारे पास क्या होता है, स्पैन सेट का मतलब है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस का जो हमारे पास सेट आ रहा होगा वो हमें स्पैन बना रहा होता है, तो वो जो स्पैन सेट आएगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे H के इक्वल होगा, यानी कि बेसिस के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम जो है इक्वेशन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो और क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें E1 अप टू सोन En जो है वो दिए गए हैं, बी द कॉलम्स ऑफ n बाई n आइडेंटिटी मैट्रिक्स I एंड दैट इज। ठीक है, हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड बेसिस के पीछे आपने जो है वो बेसिस की डेफिनेशन देखी है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बेसिस की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है
3x3 मैट्रिक्स। बेसिकली हमारे पास बेसिस होती क्या है? बेसिस क्या होती है कि जब हम रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक फर्स्ट रो में आ जाता है पिवट पोजीशन, एक सेकंड रो में आ जाती है पिवट पोजीशन, थर्ड रो में एंड फोर्थ रो में एंड अप टू सो ऑन जितना ऑर्डर हो। तो हमारे पास बेसिस क्या होती हैं? बेसिकली ये जो पिवट पोजीशंस वाले होते हैं ना हमारे पास वेक्टर्स, इनको कहते हैं हम बेसिस। जब हम इनको लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? बेसिस आ जाती हैं। जहाँ पर देखें जैसे ये वाला वेक्टर है, मुझे इसमें मिली फर्स्ट पिवट पोजीशन, तो ये वाला वेक्टर जो मेरा होगा वो E1 होगा। और आपको पता है कि जब हम रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1 के नीचे जो होंगे वो सारे जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको सोन सारे जीरो आ रहे हैं। देन क्या होगा? सेकंड जो वेक्टर होगा उसकी सेकंड पोजीशन पे पिवट होगा। फर्स्ट पे ऊपर भी हम जीरो कर चुके होंगे क्योंकि ये रो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म है। तो यहाँ पर देखें ये कुछ इस फॉर्म में होगा। एंड देन जो है वो 1 जो है वो नीचे आता जाएगा, एक एक एंट्री अप टू सो ऑन आता रहेगा। En की दफ़ा क्या होगा कि ये लास्ट पे पहुँच जाएगा। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन में भी हम देखेंगे आगे हमें जो है वो बेसिस लिखनी होंगी, इसलिए हमने ये एग्जांपल जो है वो देखी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है इसमें आ रहा है बेसिस फॉर नल ऑफ ए एंड बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए। पहले हमने देखा है बेसिस क्या होती है, फिर हमने देखी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेसिस की। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नल ऑफ ए की बेसिस निकालनी हो और कॉलम ऑफ ए की बेसिस निकालनी हो तो वो हमारे पास क्या होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, फाइंड अ बेसिस फॉर कॉलम ऑफ बी वेयर कॉलम ऑफ बी मतलब बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने क्या करना है? कॉलम ऑफ बी फाइंड करना है। कॉलम ऑफ बी हमारे पास क्या होता है? बेसिकली हमने पीछे देखा था कि अगर हमने इसकी बेसिस फाइंड करनी है, बेसिस फॉर कॉलम ऑफ बी, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले इनको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी जो मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है वो एक रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पिवट पोजीशन हमारे पास ये आ रही है, सेकंड पिवट पोजीशन हमारे पास ये आ रही है, थर्ड पिवट पोजीशन ये आ रही है। तो ये जो तीनों रोज है हमारे पास ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में है। ये आपने याद रखना है कि जो दूसरी होंगी जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता उनमें क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, बट जिनके अंदर पिवट पोजीशन है वो हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो पीछे हमने देखा था जब हमें बताया गया था कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास ये है वो तरीका। ठीक है, हम जो जिन जिन कॉलम में हमें पिवट पोजीशन मिल रही है वो वाले कॉलम हम लिख लेंगे। ये है हमारे पास बेसिस फॉर कॉलम ऑफ बी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिस फॉर नल ऑफ ए क्या हो। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिस फॉर नल ऑफ ए बेसिकली क्या होगा। यहाँ से अगर फर्स्ट लाइन से हम जो है इक्वेशन गेट करें तो इक्वेशन आएगी x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 1 2 3 4 एंड 5 2x3 इज इक्वल टू 0। आपने याद कर रखना है जब भी हम नल ऑफ ए की बात करें तो इसका मतलब है मैट्रिक्स के लास्ट पे हम खुद से नल वेक्टर ऐड करेंगे। नल वेक्टर ऐड करने का क्या मतलब है कि हमारी जो भी इक्वेशन आएगी वो किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन से हम गेट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x3 माइनस 4x2 4x4 इज इक्वल टू 0। देन थर्ड इक्वेशन से जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 0 इज इक्वल टू 1, जो कि कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे देखिए इन दो इक्वेशन से हमें जो आंसर्स मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं x1 के लिए बाकी इक्वेशन जो है वो अपोजिट साइड पे चली जाएगी, वो बन जाएगी 4x2 माइनस 2x4। यहाँ से हमें मिल सकता है एक आंसर x3 का, x3 इज इक्वल टू 4x4। ये दो इक्वेशंस जो हमने गेट की थी अपने जो है रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट पे आपने जो है वो 0 वेक्टर ऐड करना है। 0 वेक्टर ऐड करने के बाद आप देखें यहाँ से दो जो है वो वेरिएबल्स हमने गेट कर लिए हैं x1 और x3। तो लेकिन जो हमारे पास बेसिस में आए थे वो x5 तक थे। ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशन कितने थे? 5 थे। लेकिन हमें जो आंसर्स मिले हैं वो कितने मिले हैं? x1 और x3 के मिले हैं।
और जो बाकी है हमारे पास x2 की बात, x5 की बात कर लें, x2, x4, x5 ये हमारे पास क्या है, फ्री वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको ये पता चल गया कि ये फ्री वेरिएबल है। अब आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन लेने हैं। क्या कॉमन लेने हैं, जो फ्री वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे x1, x2, x3, x4, x5। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इज इक्वल x1 के सामने उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसकी जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 4x2 माइनस 2x4। देन x2 जो है वो हमारे पास फ्री वेरिएबल है, तो x2 की जगह पे x2 आ जाएगा, x3 की जगह पर आ जाएगा 4x3 जो हमने उसकी इक्वेशन से गेट किया है, x4 की जगह पे x4 आ जाएगा एंड x5 की जगह पे x5 आ जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको जो है वो इजीली नजर आ जाए। नेक्स्ट आप देखिए, हमारे पास जो फ्री वेरिएबल्स थे वो आपको याद होंगे कौन से हैं, x2 है, x4 है एंड x5 है। अब आपने क्या करना है, जो फ्री वेरिएबल्स हैं उनको बाहर कॉमन ले लेना है। x2 को कॉमन लेते हैं सबसे पहले, x2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 1 0 0 0। ये x2 की बेसिस आई हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो बाकी हमारे पास फ्री वेरिएबल हैं x3 एंड x5 उनको कॉमन ले लेते हैं। आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्लस का साइन लगाना है एंड x4 को कॉमन ले लेना है। x4 को कॉमन लें तो फर्स्ट लाइन से हमारे पास आ रहा है -2 एंड देन 0 एंड देन 0 1 एंड 0। ये हमारे पास बेसिस आई हैं x2 के लिए, प्लस x5 सॉरी ये प्लस के साइन नहीं आएंगे, इक्वल आएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं आएगा। देन है हमारे पास x5 कॉमन लेना है, x5 कॉमन लेंगे तो आएगा 0 0 0 0 एंड 1। ये हमारे पास बेसिस है x2, x4 एंड x5 की। तो यही हमारे पास बेसिस है फॉर नल ऑफ ए। ये जो तीन बेसिस आई हैं हमारे पास x2, x3 ये x2, x4 एंड x5, इसको आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, एक सेट की फॉर्म में। जब आप इन्हें लिखेंगे तो ये आप कह देंगे कि हमारे पास बेसिस हैं फॉर नल ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर 9 में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए हमें बताया गया था इट कैन बी शोन दैट द मैट्रिक्स हमें ये दिया गया है ए इज रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स बी इन एग्जांपल नंबर 8 फाइंड अ बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए। अब रो इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, रो इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई, ये देखें ये मेरे पास एक कॉलम है और एक मेरे पास ये कॉलम है। ठीक है, अगर मैं इस कॉलम को यानी कि कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 1 को कंपेयर करूं और अगर मैं कॉलम नंबर 1 के साथ 4 की मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरे पास जो है वो कॉलम नंबर 2 जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें और यहाँ पर हम देखें मैट्रिक्स ए में, जो मैट्रिक्स ए हमें दिया गया था, सॉरी ये मैट्रिक्स बी है हमारे पास। तो इसमें देखें अगर ये मेरे पास है कॉलम 2 एंड यहाँ पर है कॉलम 1। ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास जो है वो कॉलम 2 आ रहा है, कॉलम 2 मेरे पास जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी कॉलम पर जो है वो कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करें और वो हमारे पास दूसरे कॉलम के इक्वल आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वो रो इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हमें बताया गया था कि मैट्रिक्स ए जो है वो रो इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स बी के। तो हमने देखा B2 जो था वो किसके इक्वल आ रहा था, 4B1 के। ठीक है, अगर मैं B1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही थी तो वो B2 के इक्वल आ रहा था। और B4 जो है ये हम बाद में देखेंगे, A2 किसके इक्वल आ रहा है, A2 इक्वल आ रहा है 4A1 के। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि क्या कोई ऑपरेशन अप्लाई करने से हमारे पास रो इक्विवेलेंट आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि B4 किसके इक्वल है, B4 इज इक्वल टू 2B1 माइनस B3। ठीक है, तो ये ऑपरेशन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये वाली हमारे पास B4 है। B4 किसके इक्वल आ रही है,
B4 इक्वल आ रही है, अगर मैं B1 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ तो ये वाली मेरे पास जो कॉलम आ जाएगा वो आ जाएगा 2, 6, 4 एंड 10, ये कॉलम आ जाएगा। और उसे मैं माइनस कर दूं B3 में से, इसमें से, तो मेरे पास वो जनरेट कर रहा है, वो मेरे पास B4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर आया है 2, 6, 4 एंड 10, जब उसे मैं B3 में से माइनस करूंगी इसमें से, तो मेरे पास आ जाएगा -0 इज इक्वल टू 2 जो कि B4 के इक्वल है, -1 इज इक्वल टू 5 जो कि कॉलम यहाँ इसके इक्वल है। जब 1 माइनस करूंगी मैं, इसमें से 1 माइनस करूंगी तो आ जाएगा 3 जो कि इसके इक्वल है, इसमें से माइनस करूंगी 10 में से 2 तो आ जाएगा 8 जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि क्या जो है वो मैट्रिक्स बी में भी ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं अप्लाई हो रहा। ठीक है, तो ये जो हमें क्या किया गया है, B4 हमें चेक करना है। B4 हमारे पास ये है। ठीक है, हमें क्या करना था, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मेरे पास आ जाएगा 2, इसे मैं माइनस कर दूंगी 0 में से, B3 में से उसे माइनस करना था। ऑपरेशन क्या था हमारे पास, B4 इज इक्वल टू 2B1 माइनस B3। ठीक है, जब मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगी तो मेरे पास R4 जो है वो वापस आ रही है। इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, रो इक्विवेलेंट है। हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, उससे हमें दूसरा कॉलम जो है वो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें B2 एंड B4 एंड A2 एंड A4 ये हमारे पास क्या है, रो इक्विवेलेंट है। हमारे पास B2 जो है वो A के रो इक्विवेलेंट है, A2 के, और B4 जो है वो A4 के रो इक्विवेलेंट है। तो आप देखिए हमें फाइंड क्या करना था, हमें कॉलम ऑफ बी फाइंड करना था। कॉलम ऑफ ए चले आप समझ लें, इस मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स बी के लिए देखिए यहाँ पर फाइंड अ बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए, हमें कॉलम ऑफ ए के लिए बेसिस फाइंड करनी थी। ठीक है, इस मैट्रिक्स में से कॉलम ऑफ ए फाइंड करने थे। तो हमें पता चला कि जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास वो रो इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स बी में से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए हमारे पास रो इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर ही हम चेक कर लेंगे कि पिवट पोजीशंस हमें कहाँ पे मिल रही हैं, हमें 1 में, 3 में एंड हमें मिल रही हैं 5th पे। तो यही हमारे पास कॉलम ऑफ ए होंगे। ठीक है, यही मैट्रिक्स 1, 3 एंड 5 जो है हमारे पास कॉलम ऑफ ए होंगे। यहाँ पर देखें द A1, A3 एंड A5 इज अ बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 6 है, द पिवट कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए फॉर्म अ बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगा उसके जो पिवट कॉलम होंगे, जिसमें हमारे पास पिवट कॉलम्स हमें मिल रहे होंगे, वही हमारे पास क्या होंगे, बेसिस होंगी फॉर कॉलम ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट 4.3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 to 8 आर द बेसिस फॉर R3। R3 की ये हमारे पास क्या है, बेसिस हैं। ऑफ द सेट्स दैट आर नॉट बेसिस डिटरमिन विच वन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड विच वन स्पैन R3, आइडेंटिफाई योर आंसर। हमें फाइंड करना है कि इसमें से कौन सी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और हमें जो है वो चेक करना है कौन सी हमारे पास स्पैन कर रही है R3 में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है हमारे पास सेम मेथड से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, यहाँ पर हमें क्या किया गया था, 3 बेसिस दी गई थी। ठीक है, हमने क्या करना है, उन्हें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, उसमें से 3 हमें पिवट पोजीशंस मिल गई, 3 पिवट पोजीशंस मिल गई हैं, और हमारा जो ऑर्डर है वो भी क्या है, 3 है। दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स एंड ऑलरेडी इज इन एचरन फॉर्म एंड 3 पिवट पोजीशंस, 3 पिवट पोजीशंस भी हैं और 3x3 भी है हमारे पास मैट्रिक्स। सो बाय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम एज गिव आर 3। ठीक है, L must have 3 pivot positions hence form basis। हमारे पास ऑर्डर क्या है, 3x3 का ऑर्डर है, और हमारे पास जो पिवट पोजीशंस आ रही हैं वो भी 3 आ रही हैं। यहाँ पर हमें क्या किया गया था, हमें 3 बेसिस दी गई थी, हमें चेक करना था कि क्या ये जो है पिवट पोजीशंस बेसिस फॉर्म करती है या फिर नहीं करती। तो यहाँ पर देखिए जब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा तो हमें यहाँ पर 3 पिवट पोजीशंस मिल गई हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हम लिख देंगे कि इसकी जो पिवट पोजीशंस है वो भी 3 ही पिवट पोजीशन है, इसलिए ये बेसिस को फॉर्म करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमें 3 बेसिस दी गई हैं। जब हमने उन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में देखा तो वहाँ पर हमें जस्ट एक पिवट पोजीशन मिल रही थी, बाकी दोनों पिवट पोजीशंस क्या थी, 0 थी। दिस मैट्रिक्स इज R3/3 बट इट्स पिवट पोजीशन R1, सो इट इज नॉट बेसिस फॉर R3। बेसिस के लिए हमें क्या होना चाहिए था, फॉर्म करने के लिए हमें 3 पिवट पोजीशन चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, जस्ट एक पिवट पोजीशन मिली है, जिसकी वजह से हम लिख देंगे कि ये बेसिस फॉर R3 फॉर्म नहीं कर रहा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देख लें, जो पीछे हमने दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे हैं वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में थे। अगर रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में नहीं होंगे तो हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 बेसिस दी गई हैं जो कि रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी पिवट पोजीशंस आ रही है, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स लिखा, कन्वर्ट करने के बाद ये देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स आया। हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम R3 + 2R1 ये रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो पिवट पोजीशन है वो ये है, इस रो से R2 से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1/2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे -5/2 हो जाएगा। इसको गेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम ये रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म के बाद देखें तो हमें कितनी पिवट पोजीशन मिल रही है, 2 पिवट पोजीशन मिल रही है R3, जबकि हमारे पास जो ऑर्डर है वो R3 है। तो हमें 3 पिवट पोजीशंस चाहिए थी, तो हम लिख देंगे कि हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 3 पिवट पोजीशन मिल रही हैं, 2 पिवट पोजीशन मिल रही हैं, जबकि ऑर्डर हमारे पास 3 है, तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करता R3 में से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है वो सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने देख लिया है, 2 भी देख लिया है, 3 भी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपने खुद करने हैं, 7 भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम देख लेते हैं। चेक हमें क्या करना है, चेक हमें यही करना है कि वो R3 में जो है वो स्पैन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इन्हें हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देखें हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, और हमें क्या करना है, इन्हें रो रिड्यूस्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हमने रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें यहाँ पर 3 पिवट पोजीशंस मिल रही थी, ठीक है। सो मैट्रिक्स हैज पिवट इन ईच रो दिस गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स। तो ये हमारे पास हमें जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि हमारे पास R3 में लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा। 3 पिवट पोजीशन मिल गई है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि हमें ये स्पैन R3 में लाई कर रहा है, ये हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड बेसिस फॉर नल स्पेस। पहले हमने किसके लिए फाइंड किए थी, यहाँ पर देखें R बेसिस फॉर R3 वन ऑफ द सेट। पहले हमने देखा था कि स्पैन कर रहा है R3 में या फिर नहीं कर रहा, लेकिन अब हमें क्या करना है, बेसिस फाइंड करनी है फॉर नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। किस किस के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है बेसिस फॉर नल स्पेस के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास कितने फ्री वेरिएबल्स आते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है। हमने क्या करना है, पहले इन्हें रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पिवट पोजीशन हमारे पास है, हमने क्या करना है, जस्ट इसको 0 करना है, इसको 0 करना है और इन दोनों को 0 करना है। जब हम इन पर डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है बाद में रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म आ रही है, तो आप देखें कि हमारे पास जो पिवट पोजीशंस आ रही हैं वो एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, और लास्ट वाली जो है वो हमारे पास 0 बन गई है, पूरी रो 0 बन गई है। यहाँ से जब हम इक्वेशंस निकालेंगे, क्योंकि हमें बेसिस फाइंड करनी है, तो x1 माइनस 3x3 इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x2 माइनस 5x3 इज इक्वल 0, ठीक है। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। x1 इस साइड पे रहेगा, बाकी इक्वेशन उस साइड पे चली जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 3x3। x2 इस साइड पे रहेगा, हमारे पास आ जाएगा
5x3। यहाँ पर देखें जो पॉसिबल सोल्यूशन थे वो ये थे x1, x2, x3 एंड x4, जबकि आंसर जो हमें मिला है वो जस्ट x1 एंड x2 का मिल रहा है। तो इसका मतलब है x3 एंड x4 हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इन इक्वेशन से पहले तो हम बेसिस में कन्वर्ट करते हैं ना, फिर हम लास्ट में लिख देंगे कि x3 एंड x4 हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये हमारे पास बेसिस है फॉर नल ऑफ ए। नेक्स्ट ये देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं x1 x2। जब हमने ये सोल्व की x3 एंड x4 हमारे पास क्या थे, फ्री वेरिएबल्स थे। फ्री वेरिएबल से तो हम x3 एंड x4 को कॉमन लेंगे। जब इनके लिए हम बेसिस फाइंड करेंगे तो इस रो से जो फर्स्ट वाली रो है हमारे पास, यहाँ से आप देखें जब हम लिखेंगे x1 x2 x3 x4, इसके सामने कोरिस्पॉन्डिंग जब हम वैल्यूज लिखेंगे, जब ये इक्वेशन आ जाएगी इसके सामने x1 के सामने और x2 के सामने जो है उसकी इक्वेशन आ जाएगी, x3 की जगह आ जाएगा x3, x4 की जगह आ जाएगा x4। जब हम इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये x3 एंड x4 आ जाएगा और लास्ट में हम लिख देंगे कि यही हमारे पास नल ऑफ ए की बेसिस है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वो सेम मेथड के हैं, वो आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 9 हमने सॉल्व करके देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द बेसिस फॉर द सेट ऑफ वेक्टर इन R3 इन द प्लेन x + 2y + z इज इक्वल टू 0। हिंट दिया गया है, थिंक ऑफ द इक्वेशन एज अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दी गई है जो कि होमोजीनियस इक्वेशन है। हमें क्या करना है, R3 में बेसिस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखें हमें जो इक्वेशन दी गई थी वो दी गई थी x + 2y + z इक्वल है 0 के। हमें 3 के लिए बेसिस फाइंड करनी है। तो 3 के लिए बेसिस कैसे आएंगी, x इस साइड पे रहेगा, बन जाएगा -2y - z। जब हम x1 x y z लिखेंगे, x के सामने हम कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख देंगे उसकी इक्वेशन, y के सामने y आ जाएगा एंड z के लिए z आएगा। y एंड z हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं, y और z जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा -2 एंड 1 y के लिए और बाकी थर्ड पे 0 आ जाएगा। जब हम z कॉमन लेंगे, फर्स्ट से हमें मिलेगा -1 और लास्ट से मिलेगा 1, मिड वाले में 0 मिलेगा। ये है हमारे पास बेसिस फॉर R3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड बेसिस फॉर y इज इक्वल टू 5x। y इज इक्वल टू 5x हमारे पास है और हमने क्या करना है, इसके लिए बेसिस फाइंड करनी है। हमने लेट किया, लेट a इज इक्वल टू 5x - y। ठीक है, तो जब हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाती है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x एंड y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो x के साथ जो है वो 5 है, तो हम क्या करेंगे, y की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 5 ऑफ x। ठीक है, तो x के सामने जो है वो हम लिख देंगे, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास 1 आ जाती है और अगर हम y की फाइंड करें तो हमारे पास 5 आ जाती है। ठीक है, और हमारे पास जो बेसिस आएंगी फॉर नल ऑफ a वो क्या आ जाएंगी, 1 एंड 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 12 ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो है वो सेम मेथड से होने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है, एक्सरसाइज 13 एंड 14, अज्यूम दैट a इज अ रो इक्विवेलेंट टू b, फाइंड बेसिस फॉर नल ऑफ a एंड कॉलम ऑफ a। तो a और b हमारे पास क्या है, रो इक्विवेलेंट है। हमें क्या फाइंड करना है, बेसिस फाइंड करनी है फॉर नल ऑफ a एंड फॉर कॉलम ऑफ a। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो रो इक्विवेलेंट है और ये जो b है हमारे पास ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखें जो पिवट पोजीशन आ रही है वो 2 में आ रही है, 1 एंड 2 में। तो हमारे पास जो बेसिस होगी फॉर कॉलम ऑफ a वो हमारे पास ये वाले 2 कॉलम होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बेसिस फॉर नल ऑफ a। तो बेसिस फॉर नल ऑफ a हमारे पास वो होंगी जो फ्री वेरिएबल्स आएंगे। तो चलिए इस मैट्रिक्स को जो है वो हम करते हैं फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशंस की फॉर्म में। 6x3 इज इक्वल टू 5, सॉरी -5x3 इज इक्वल टू 0।
आपको पता है हम नल ऑफ ए फाइंड करें तो इसके लास्ट पे एक मैट्रिक्स होगा 0 0 जिसके ये इक्वल होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है 2x3 2x2 प्लस 5x3। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से हमें मिल रही है x1 का आंसर एंड x2 का आंसर। x3 एंड x4 जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर देखिए जो पॉसिबल सोल्यूशन थे वो 4 थे, x1 x2 x3 एंड x4 जो पॉसिबल सोल्यूशन थे। x3 एंड x4 जो है हमारे पास वो फ्री वेरिएबल्स हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद मतलब इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x3 कॉमन लेंगे एंड x4 कॉमन लेंगे, उनसे जो बेसिस बनेंगी वो हमारे पास होंगी नल ऑफ ए की बेसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें भी हमें सेव करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर देखिए ये रो इक्विवेलेंट है, तो जो पिवट पोजीशन है वो एक ये है एंड जस्ट 2 ही पिवट पोजीशन है। तो कॉलम ऑफ ए के लिए हमारे पास जो है 1 एंड 3rd कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और जो नल ऑफ ए के लिए है, नल ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, पहले इसके लास्ट पे आपको एक वेक्टर ऐड करना है 0 0, ठीक है। 0 0 ऐड करने के बाद यहाँ से आप इक्वेशंस लिखेंगे। इक्वेशंस लिखने के बाद जो है आपने देखना है कि कौन से फ्री वेरिएबल्स हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन से आपको x1 का आंसर मिल जाएगा एंड सेकंड इक्वेशन से आपको x3 का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि x1 एंड x2 यहाँ पे 0 है। तो जो फ्री वेरिएबल होंगे वो x2 होंगे एंड x1 x2 x3 x4 x5 तक है। यहाँ पर x4 एंड x5 हमारे पास क्या होंगे, फ्री वेरिएबल्स होंगे। तो जो है वो इनको कॉमन लेने के बाद इनकी बेसिस फाइंड करने के बाद आप लिख देंगे कि ये हमारे पास x2 x4 एंड x5 हमारे पास जो है वो नल ऑफ ए है, नल ऑफ ए की बेसिस है। जब आप इनको कंप्लीट एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फिलहाल कंप्लीट एचरन फॉर्म में नहीं है, जब आप इन्हें एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर बेसिस फॉर बेसिस 1 बेसिस 2 एंड बेसिस 3 जो है हमारे पास वो हमें स्पैन में मिल रही होंगी। तो हम क्या करेंगे, जो बेसिस हमें यहाँ पे मिल रही होंगी जिनकी पिवट पोजीशंस कॉलम ए में से, ये जो हमें कॉलम दिया गया है उसमें से वो वाली हम बेसिस लिख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हमें ऑलरेडी 1 पिवट पोजीशन तो मिल रही थी, तो हम एक ये वाली बेसिस लिखें, एक ये वाली बेस लिखेंगे। देन सेकंड में से भी हमें मिल रही थी, हम ये वाली लिखेंगे, और थर्ड में से भी मिल रही है तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाली भी लिखेंगे। देन यही हमारी बेसिस होंगी स्पैन में से। क्वेश्चन नंबर 19 तक जो है वो सेम मेथड से होने हैं। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, हमें V1 V2 V3 हमें दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, बेसिस फाइंड करनी है स्पैन में से, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 की जो है वो स्टेटमेंट सेपरेट है। V1 is equal to this, V2 is equal to this, V3 is equal to this, and H is equal to span V1, V2, V3. It can be verified that 4V1 plus 5V2 minus 3V3 is equal to 0. हमें चेक करना है कि क्या ये 4V1 plus 5V2 minus 3V3 is equal to 0 आता है या फिर नहीं आता। 4V1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको ऐड कर देना है 5V2 के साथ और फिर माइनस कर देना है 3V3 के साथ। तो हमें क्या निकालना है, इसका आंसर आना चाहिए इक्वल 0 आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो आंसर इक्वल आता है 0 के या फिर नहीं आता। तो
तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया है, अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स आया है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 16 + 5 - 21, जब हम इस वाले मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 0 आ रहा है। सिंस v1 v2 v3 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, देयर इट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन फ्रॉम बेसिस फॉर एज। हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, स्पैन बना रहा है फॉर बेसिस फॉर एज।